स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 न्यू लर्न वेल एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो हिस्ट्री का ये पार्ट है, सेकंड चैप्टर है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम 750 सी के बाद में जितनी भी किंगडम्स हुई थी हमारे इंडिया में, चाहे वो नॉर्थन पार्ट हो, चाहे साउथर्न पार्ट हो, चाहे आपका ईस्ट वेस्ट हो, तो कौन कौन सी किंगडम्स हुई थी उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, सबसे ज़रूरी है। और प्लस में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन तो आप अभी प्रेस कर दो, ठीक है। और अगर आपने बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, इससे पहले हमने चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे हमने। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, एसएसटी की, उसमें आपके सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो लाइक बटन दबा दो जल्दी वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, नीचे एक टाइमलाइन दे रखा है। इस टाइमलाइन में हम 750 यानी कि जो पाल्स डायनेसिटी थी, ठीक है, उसका राव जब हुआ था, तो यहाँ से लेके और आपके 1192 या फिर हम बोल सकते हैं 13 करीब ये टाइम आपको दे रखा है। तो जल्दी जल्दी देख लो इसमें कौन कौन सी डायनेसिटी जिनको उदय हुआ था। तो 750 में पाल्स ये राव हुए थे, और जिसमें आपका 700 के समथिंग गुजर प्रतिहार डायनेसिटी, जिनमें नागभट्ट था, ठीक है, जो कि इसने गुजर प्रतिहार को फाउंड किया था। उसके बाद ध्रुव है, उसके बाद भोज है, ठीक है, जिन्होंने गुजर प्रतिहार का सबसे जो पावरफुल किंग था, ठीक है, भोज फर्स्ट। और फिर यहाँ पर देखो गुजर प्रतिहार को डिफेक्ट किया था, ठीक है, 1018 सी में मोहम्मद गजनी के द्वारा। इधर हम देखते हैं तो हमारा इसी पीरियड में चोल साम्राज्य आ जाता है, चोल एम्परर आ जाता है, जिनमें राजेंद्र चोल है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मोहम्मद गोरी आ जाता है, गजनी आ जाता है, ठीक है, 1173 में गजनी और मोहम्मद गोरी यानी कि अफ़गान जो रूलर थे उनका आगमन हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी जिससे कि हमारे पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि एक राजपूत, ठीक है, राजपूत किंग थे, इन्होंने 2 बैटल किए थे। 1191 में किया था तराइन का फर्स्ट बैटल एंड 1192 में किया था तराइन का सेकंड बैटल, ठीक है। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज जीत गए थे, बट सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी को ही जीत मिली थी। तो चलो हम बाकी का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजपूत डायनेसिटी। देखो, हर्षवर्धन जो कि एक पावरफुल रूलर थे, ठीक है, नॉर्थन रीजन के, मतलब हमारा जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, वहाँ के। तो उनकी डेथ हो गई थी 647 सी में, ठीक है। तो इनके मरने के बाद में काफ़ी सारी किंगडम्स है जो नॉर्थन पार्ट में अराउज हुई थी, ठीक है। तो उनमें से एक और थी जिसका नाम है राजपूत, ठीक है। राजपूत है, तो राजपूत में राजपूत जो वर्ड है वो राजपुत्र से लिया गया है, और उसका मीनिंग होता है राजा का पुत्र, ठीक है। और राजपुत्रा जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा का है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज का है, ठीक है। और बेसिकली जो राजपूत होते हैं उनको हम क्षत्रिय कैटेगरी में रखते हैं। कौन सी में? क्षत्रिय में। यानी कि हमारे जो वर्ण सिस्टम थे उनकी 4 कैटेगरी थी। पहला आपका ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र और वैश्य, 4 कैटेगरी थी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी आपकी शूद्र थी, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ब्राह्मण थी। तो राजपूत किंगडम के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द राजपूत क्लेम्ड देमसेल्फ टू बी सूर्यवंशी, यानी कि राजपूत दो थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, यानी कि सूर्यवंशी में सन, ठीक है, और चंद्रवंशी, ठीक है, चंद्रवंशी में चंद्रमा, ठीक है, अपने आप को चंद्रमा या सूर्य के पुत्र वो मानते थे। दे वर स्टूंज हिंदूज एंड रूल द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, यानी कि हिंदूज, ठीक है, रिलीजन में इनको जाना जाता है। हिंदू मतलब ये वैसे तो हिंदू थे, ठीक है। और राजपूतों का जो उद्भव है
राजस्थान में हुआ था, ठीक है। यानी राजस्थान में टोटली जो किंग्स थे, रूलर थे, वो सब राजपूत ही थे, ठीक है। सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर्स पर भी गुजर प्रतिहार, ठीक है, ऑफ मंडोर, यानी गुजर प्रतिहार ये भी राजपूत थे जो कि मंडोर से बिलोंग करते थे। एंड चौहान्स हैं जो कि अजमेर के थे, ठीक है। अजमेर जो कि राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के जो भी किंग्स थे वो चौहान, ठीक है, वंश के थे। एंड नेक्स्ट है हम परमार जो कि मालवा से बिलोंग करते हैं, यानी कि मालवा के ये रूलर थे, ठीक है। फिर चंदेल है, बुंदेलखंड है, तो ये जो सभी हैं ये राजपूत थे। अब हम पढ़ते हैं चौहान्स ऑफ अजमेर, यानी कि अजमेर। अजमेर का जो चौहान एक तरह से रूल था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है, राजपूत हैं। तो द चौहान्स रूल्ड द रीजन इन द, ठीक है, विकिनिटी ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। इन द बिगिनिंग इट्स फाउंडर पास सेट टू बी अजयराज, यानी कि जो चौहान थे, ठीक है, उनका फाउंडर है अजयराज, यानी अजयराज ने ही अजमेर की एक तरह से फाउंडेशन तैयार की थी। हु वाज द चिफ्टन अंडर गुजर प्रतिहार, यानी कि गुजर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी उसके अंदर ये चीफ था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, तो गुजर प्रतिहार में ये चीफ था, फिर इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में मतलब एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और चौहान डायनेस्टी की एक तरह से नई नींव रख दी उन्होंने, ठीक है। हिज कैपिटल वाज नेम्ड इन द अजयमेरू, यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो चौहान वंश का एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कैपिटल अजमेरू रखी थी, जो बाद में अजमेर नाम से कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। द मोस्ट रिनोड चौहान रूलर पाज पृथ्वीराज चौहान, यानी सबसे ज़्यादा जो रूल करने वाला जो रूलर था वो पृथ्वीराज चौहान था, जो कि वाकई बहुत ही पावरफुल और एक तरह से किंग था, जिन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे, ठीक है, आक्रमणकारी को भी परास्त किया था। हु 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 असेंडेड द थ्रोन 1177, यानी कि 1177 में इनको राजगद्दी मिली थी, इनको थ्रोन पहनाया गया था। हिज कोर्ट पोइट चंद्र बरदाई, इनके कवि थे चंद्र बरदाई, उन्होंने लिखा था लॉन्ग पोएम, एक कविता लिखी थी, ठीक है, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आएगा, यानी कि जो आपके क्या नाम है इनका, पृथ्वीराज चौहान थे उनके, ठीक है, उनके एक कवि थे चंद्र बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो पृथ्वीराज जो रासो है उसमें पृथ्वीराज के जीवन के बारे में, इनके बैटल्स के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। हिज प्राइज विच डिस्क्राइब दैट किंग वैल्यूर एंड ब्रेवरी, यानी कि उन्होंने इस पृथ्वीराज चौहान राजा की बहादुरी के और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। ही फाउट 2 बैटल्स ऑफ ट्राइन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मोहम्मद गोरी से उन्होंने 2 बैटल किए थे, एक तो 1191 में किया था और एक 1192 में किया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट बैटल था इनका, ठीक है, ट्राइन का, उसमें इन्होंने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था, और सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी ने इनको डिफीट किया था, ठीक है। तो उसमें ये मारे गए थे, ठीक है, मतलब बाद में इनको मार दिया गया था, उस टाइम पे तो नहीं मारा था। सो दिस बैटल इज बिलीव्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब ये जो बैटल था सेकंड, ठीक है, त्राइन का सेकंड बैटल जो कि 1192 में हुआ था, और ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, एक तरह से हम बोल सकते हैं चौहानों के लिए एंड राजपूतों के लिए, ठीक है। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान ने कुछ सिक्के यानी कॉइन्स इशू किए थे, जिनमें आप देख सकते हो ये डायग्राम उसी का है, मतलब ऐसे ये सिक्के चलाए थे उन्होंने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गुजर प्रतिहार, ठीक है। गुजर प्रतिहार भी राजपूत थे। देखो, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियन, बहुत से हिस्टोरियन के द्वारा गुजर प्रतिहार पर भी कंपोनियन ऑफ द हूनस, यानी कि एक ट्राइब है सेंट्रल एशिया की, हूनस, ठीक है, तो ये उनसे बिलोंग करते थे गुजर प्रतिहार, एंड इन्वेडेड इंडिया, फिर इंडिया लाए गए थे एंड ऑफ द 5th सेंचुरी के एंड, मतलब ये टाइम पे यहाँ पे आए थे।
द पृथ्वीराज वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लाइंस। पृथ्वीराज बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है। और हमारा जो पृथ्वीराज चौहान था वो भी एक तरह से इनका ही इनमें से ही था। फिर उन्होंने अलग से अपना एक डायनेसिटी तैयार किया था इन्हें, और इनकी जो किंगडम थी वो राजस्थान, पंजाब और गुजरात में थी। वन ऑफ द हिज सक्सेसर नागभट्ट सेकंड था। इनमें एक राजा थे नागभट्ट सेकंड, ये बहुत ही सक्सेस रूलर थे, ठीक है। कैप्चर्ड कन्नौज, इन्होंने देखो कन्नौज एंड मेड इज कैपिटल, कन्नौज को इन्होंने कैपिटल बनाया था। हिज ग्रैंडसन, इनके जो ग्रैंडसन थे भोजा फर्स्ट, ये भी पावरफुल थे, ठीक है। वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन दिस डायनेसिटी, यानी कि भोज फर्स्ट, एक मिनट रुको मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। भोज फर्स्ट, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो डायनेसिटी थी उसका सबसे पावरफुल किंग था ये। हाउएवर टर्न आउट टू बी वीक, फिर धीरे धीरे जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनकी डेथ के बाद में, भोज फर्स्ट की डेथ के बाद में कमज़ोर होने लगी, और दे वर डिफेड बाय द मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी कि मोहम्मद गजनी के द्वारा ये डिफीट किए गए थे, ठीक है, 1018 CE में। फिर आगे हम पढ़ते हैं सोलंकीज के बारे में, ठीक है। तो देखो द डायनेसिटी रूल्ड, मतलब जो सोलंकी डायनेसिटी रूल ओवर एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे गुजरात, ठीक है। सोलंकी गुजरात से बिलोंग करते हैं, यानी कि सोलंकी डायनेसिटी गुजरात में थी और वहाँ उन्होंने गुजरात पे रूल किया था। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन व टेम्पल आर्किटेक्चर, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो टेम्पल आर्किटेक्चर में था, ठीक है। लाइक जैसे दिलवाड़ा का टेम्पल है जो कि एक जैन मंदिर है, ठीक है, जो कि माउंट आबू पे बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड सन टेम्पल है, ठीक है, जो कि आपके मोधरा, ठीक है, गुजरात में बना हुआ है। तो इन्होंने ये चीज़ें बनवाई थी सोलंकीज ने। द मोस्ट पावरफुल रूलर इस डायनेसिटी का, सोलंकी डायनेसिटी का जो पावरफुल रूलर था वो था आपका सिद्धराज, ठीक है, जयसिम्हा। ये जो इंडिया का मैप है इसको ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस पार्ट, इंडिया के किस पार्ट में किस पार्टी, मतलब एक तरह से डायनेसिटी का रूल्स था। तो देखो हम नीचे देखते हैं, नीचे देखो आप एक बार, चोल्स, पांड्या, ठीक है। तो पांड्य का और चोल जो डायनेसिटी है उनका ज़्यादातर रूल आपके साउथ में था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ और वेस्ट, इसमें आपके चौहान थे जो कि राजस्थान में है, गुजर प्रतिहार थे जो कि राजस्थान और आपके गुजरात में है, ठीक है। परमार्स थे, चंदेल थे, ये सभी कौन है, ये सभी गुजर प्रतिहार थे, मतलब राजपूत थे, ये सभी कौन थे, राजपूत। तो इनका सिस्टम गुजरात और राजस्थान के करीब था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पाल, तो आपके ये इधर है पाल, ठीक है। और राष्ट्रकूट की बात करें हम, ठीक है, तो इधर है, ठीक है। और तो इनमें हम इस डायग्राम से, यानी इस मैप से हम समझ सकते हैं कि किस टाइप के डायनेसिटी ने, मतलब इंडिया के किस पार्ट्स पे रूल किया था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं परमार्स के बारे में। तो परमार्स भी क्या थे, परमार्स भी हमारे राजपूती थे, तो पढ़ लो इनके बारे में। देखो द डायनेसिटी रूल्स द रीजन अराउंड मालवा, मालवा जो कि गुजरात में पड़ता है। एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर, इनका जो मोस्ट पावरफुल रूलर था परमार्स का वो राजा भोजा था, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, अभी हमने भोज फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, वो आपके प्रत्यारों में था। राजा भोजा परमार्स का मोस्ट पावरफुल रूल था और इन्होंने रूल किया था 1305 CE तक, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी फेमस जो कि टेम्पल है उदयपुर में, ठीक है, नीलकंठेश्वर का टेम्पल, वो इन परमार्स में ने ही बनवाया था। फाइनली दिस रीजन वाज कॉन्कर्ड बाय, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। बाद में इस जो रीजन है, इस पार्ट को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंडर में ले लिया था। आगे हम पढ़ते हैं तुर्की इन्वेंशंस, ठीक है, यानी तुर्कीज का आगमन हुआ था। ड्यूरिंग दिस मेडिवल पीरियड तुर्कीज आगे थे। डिफरेंट रूलिंग डायनेसिटी एक्सटेंड देयर पावर, मतलब काफ़ी रूलिंग डायनेसिटी थी जिन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड किया था। बट कंडक्टिंग रेड्स ऑन द रूलर्स, जो बाहर के रूलर्स थे उनकी रेड्स इन पर हुई। एंड गिविंग ग्रांट ऑफ टेम्पल्स, दीज टेम्पल्स बिकम पावरफुल फॉर द वेल्थ एंड द रिचेज, काफ़ी सारे
मतलब जितने भी मतलब यहाँ पर डायनेसिटी हुई थी उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स वगैरह बनाए थे, जिससे यहाँ की वेल्थ और यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं रिचनेस आ गई थी। मतलब ठीक है, हर तरह से वेल डेवलप्ड हो गया था ये एरिया। आगे देखो, इस्लामिक रूलर्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन, सेंट्रल एशिया एंड अरबिया सच एज मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी थे जिन्होंने इंडिया पर 17 टाइम्स वार किया था। ठीक है, और काफ़ी सारे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, और काफ़ी मतलब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने एक तरह से लूटा था। उसके बाद में गजनी के बाद में गोरी आया था, मोहम्मद गोरी। ठीक है, जो कि इंडिया आया था एंड लूटेड द इमर्जेंस वेल्थ, और यहाँ के जितने भी वेल्थ थी, मतलब वेल्थ बोल सकते हैं हम, सुख संपदा थी। ठीक है, उन सबको इन्होंने तहस नहस किया था। दे प्लंडर द डिस्ट्रॉयड एंड द टेम्पल्स, कन्नौज। देखो, इन्होंने काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, दे कैरिड द वेल्थ, और जितनी भी मनी थी, पैसा था, धन था, दौलत था, कहते हैं ना कि इंडिया जो थी वो सोने की चिड़िया थी, तो बाकी इंडिया में काफ़ी सारा गोल्ड था, तो ये सब कुछ लूट लाट के ले गए थे। किताब अल हिंद एन अकाउंट ऑफ द रेट्स ऑफ दीज इन्वेडर्स। ठीक है, किताब उल हिंद एक तरह से एक बुक है जिनमें इन जो इन्वेडर्स थे इनकी दोबारा कितना धन संपदा इंडिया से लूटा गया था वो सब कुछ रिटन है। किताब इल हिंद बुक को अल-बरूनी ने लिखा था। फिर हम बात करते हैं मोहम्मद गजनी की। उसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी से पहले मोहम्मद गजनी आया था। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं पावरफुल था ये अपने आप में। तो देखो, महमूद बिकम द रूलर ऑफ गजनी, यानी गजनी जो एक जगह का नाम है, तो वहाँ का महमूद एक तरह से रूलर था, तो इसको बाद में महमूद गजनी नाम से ही जाना गया था। ठीक है, और ये गजनी जो एरिया है वो आज मतलब अभी अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो इन 998 CE, ठीक है, ही लेड द ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन टू इंडिया, मतलब ये काफ़ी बार एक तरह से इंडिया आया था। ठीक है, और मैंने अब जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उन्होंने इंडिया पर 17 बार एक तरह से अटैक किए थे, आक्रमण किए थे। ठीक है, और पंजाब है, पेशावर है, मुल्तान है, मथुरा है, कन्नौज है, सोमनाथ है। ठीक है, इन जगहों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक किए थे। ठीक है, सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात वाला जो पार्ट है उसी को हम सौराष्ट्र कहते हैं। बिटवीन 1000 से लेके 1026, ठीक है, इस पीरियड में यानी कि 26 ईयर्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किए थे। ही प्लंडेड द सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल जो कि आपके गुजरात है, तो उसको इसने तहस नहस किया था, और सोमनाथ टेम्पल उस टाइम पे बहुत जाना माना, बहुत ही धन संपदा से संपन्न टेम्पल माना जाता था, उसको भी इसने लूटा था। एंड कैरिड अवे द बहुत बिल्ट ब्यूटीफुल मॉस्को इन दिस कंट्री। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें ये यहाँ से ले गए थे, और फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया था मॉस्को में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका महमूद गजनी। इसके बाद में मोहम्मद गोरी आए थे। ठीक है, मोहम्मद जो गोरी थे वो घोर, ठीक है, घोर नाम की एक जगह है, वहाँ के ये क्या थे, राजा थे, और घोर भी अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ही अनेक्स्ड द टेरिटरी ऑफ गजनी एंड, मतलब गजनी की टेरिटरी भी इनके ही नाम थी एक तरह से। एंड एसेंड द थ्रोन इन द 73, मतलब गजनी पर इन्होंने आक्रमण किया था, और गजनी को ही 73 में इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। फिर जाके ये इंडिया आया। नॉट ओनली इट्स वेल्थ बट आल्सो द एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, मतलब जो आपका मोहम्मद गोरी था वो तो सिर्फ इंडिया को लूटने आया था, इंडिया में जो भी धन संपदा थी उसको लूटने आया था, बट मोहम्मद गोरी था इंडिया को लूटने भी आया था, और यहाँ पर अपना जो एम्पायर है एक तरह से साम्राज्य स्थापित करने आया था। हम कह सकते हैं यहाँ पर एक डायनेसिटी तैयार करने आया था। ठीक है, इन फेमस बैटल तराइन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ में इन्होंने 2 युद्ध किए थे, जिनमें 1192 वाला जो बैटल था उसमें ही इन्होंने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पाल्स। ठीक है, पाल जो थे मोस्टली बंगाल की तरफ थे। ठीक है, वो पिछले वाले डायग्राम में मतलब मैप में मैंने बताया था बंगाल में पाल थे। तो पाल के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं।
देखो, द पाल्स रोज पावर इन द 750, ठीक है। पाल थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टाइम लाइन में, 750 में ही इन ये अपनी जो पावर है, डायनेसिटी है, उसका राजत्व किया था इन्होंने। एंड जो हर्ष चरित्र पाल वंश, मतलब हर्ष, ठीक है, हर्ष पाल वंश का राजा था। उसकी डेथ के बाद गोपाल हुए, ठीक है, जो कि फर्स्ट रूलर थे। एंड पाल वंश के फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। हर्ष जो रूलर था, रूलर मीन्स हर्ष जो डायनेसिटी थी उसका राजा था हर्ष, ठीक है। उसके बाद में पाल का गोपाल पहला था, हिज सन धर्मपाल, गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद में राजा बना, ठीक है। और धर्मपाल का सन था देवपाल, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी मतलब एक्सपेंड किया था, ठीक है, पाल डायनेसिटी को। एंड कैप्चर द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब इन जगहों पर इन्होंने अपने एम्प्रर को आगे बढ़ाया था। द पाल्स वर बी पैट्रॉन्स एंड बुद्धिज्म, पाल्स जो थे उनके जो पैतृक थे बुद्धिज्म थे। धर्मपाल एस्टेब्लिश ए फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रो, यानी धर्मपाल ने एक फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रो बनाया था, ठीक है। और जिसको हम बोलते हैं विक्रमशिला, जो कि एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इंडिया की यूनिवर्सिटी थी। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऐसी विक्रमशिला ये धर्मपाल ने बनाई थी। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पाल में ये धर्मपाल ही मैन है, ठीक है। एक तो आपका गोपाल है जो कि मतलब पाल डायनेसिटी का संस्थापक था, एक तरह से फाउंडर था। और एक धर्मपाल है जिन्होंने कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो इसलिए अंडरलाइन कर लेना इनको। फिर बात करते हैं हम किंगडम इन द साउथर्न रीजन, ठीक है। तो साउथ रीजन में मैंने आपको मैप में बताया था, साउथ रीजन में जो किंगडम हुए थी आपके चालुक्य थे, होयसल थे, चोल थे, ठीक है, पांड्या थे, पल्लव थे, चेर थे। ये सब आपके साउथ रीजन के हैं, जो कि आपके विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन्स रेंज के आसपास आता है। ये सब तुर्की थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। तो जो डेक्कन पार्ट है इंडिया का, ठीक है, उनमें राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट, तो देखो, द डेक्कन वाज ए रीजन विच फॉर्म द लिंक बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। नॉर्थ और साउथ के बिटवीन का जो पार्ट है वो डेक्कन पार्ट कहलाता है। एंड द राष्ट्रकूट रोज टू पावर इन दिस रीजन, तो राष्ट्रकूट इसमें ही मतलब राजप हुए थे, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हम बोल सकते हैं, यानी जैसे हमारे इंडिया का नक्शा था, ठीक है। तो इधर तो आपका ये नॉर्थ हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया, तो यहाँ तक आपका राजस्थान था। राजस्थान के जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, ठीक है, देख लेना मैप बुक में, ठीक है। दंती दुर्ग वाज ए इम्पोर्टेंट रूलर हु फाउंडेड हिज दिस डायनेसिटी, ठीक है। तो राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग इम्पोर्टेंट है। तो जिस डायनेसिटी में जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लिया करो। एंड ही डिफीट द चालुक्स, इन्होंने चालुक्स को डिफीट किया था। और बादामी भी एक डायनेसिटी थी, उनको डिफीट किया था। एंड गुजर्स ऑफ मालवा, ठीक है, कृष्ण फर्स्ट किंग था, बाज हिज सक्सेसर हु बिल्ड द फेमस रॉक, ठीक है, रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ द एलोरा, ठीक है। एलोरा में जो कैलाश मतलब एलोरा की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, उनमें कैलाशनाथ टेम्पल इन्होंने बनवाया था। ऑल द राष्ट्रकूट किंग्स वर सेड टू बी ग्रेट वॉरियर, मतलब जितने भी राष्ट्रकूट थे इनको ग्रेट वॉरियर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एलोरा की गुफाएं थी, केव्स थी, ठीक है, उनमें जो मंदिर था कैलाशनाथ का वो आपके राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखा करो। आगे हम बात करते हैं ध्रुव धारावर्षा, ये भी एक राष्ट्रकूट रूलर थे, ठीक है। और इन्होंने एंड पाल पाल डायनेसिटी है उसको डिफीट किया था कन्नौज में। अनदर राष्ट्रकूट किंग जैसे अमोघ वर्ष है, ठीक है, अमोघ वर्ष एस्टेब्लिश हिज कैपिटल था, ठीक है, मान्यखेत। अमोघ वर्ष थे, उन्होंने अपनी कैपिटल मान्यखेत बनाई, ठीक है, और मालखेड़ बनाई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर, राइटर, पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब ये जो थे अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष जो कि अपने आप में ग्रेट स्कॉलर थे, राइटर भी थे, पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनमें सारी कलाएँ थी। एंड इन्होंने एक पोट्री भी लिखी थी, ठीक है, कनाडा में, ठीक है, जिसको कबीरा
जो कि एक बहुत ही फेमस थी, ठीक है। ड्यू टू दिस कंटिन्यूस वार्स विद पल्लव्स, इन्होंने पल्लव्स के साथ में, पल्लव्स भी एक डायनेस्टी थी, उसके साथ में कंटिन्यू वार किए थे, ठीक है। पल्लव है, पांड्या है, इनके साथ में चोल्स है, ठीक है। द राष्ट्रकूट बिकम्स बिग, तो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी इनके सब के साथ में एक तरह से लड़ते लड़ते बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। तो ये थे राष्ट्रकूट। अब हम आगे पढ़ते हैं केस स्टडी, ठीक है। जैसे देखो, द चोल्स एंड द एग्रियन एक्सपेंशन इन द तमिल रीजन, यानी कि जो चोल्स थे, ठीक है, चोल एक डायनेस्टी थी, तो इन्होंने तमिल रीजन में अपने जो है रूल मतलब को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। देखो, दिस डायनेस्टी वाज फाउंडर बाय विजय द चोल डायनेस्टी रूल्ड ओवर तमिलनाडु, यानी कि उन्होंने तमिलनाडु में ही रूल किया था, एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो तंजौर थी, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और आज मतलब आज के समय में तंजौर का नाम तंजापुर है। द पीरियड ऑफ देयर रूल्स इज रेफर टू बी द क्लासिकल एज ऑफ द साउथ हिस्ट्री, मतलब साउथ हिस्ट्री का सबसे क्लासिकल जो एज था वो आपका किसका था, चोल का, ठीक है, चोल। क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब आर्किटेक्चर वर्क कराया था कि क्या बताएं, ठीक है। उनमें राजेंद्र चोल फर्स्ट और उसके पुत्र थे राजेंद्र चोल, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे राजा थे, किंग थे या रूलर थे। इनके बारे में हम तो पहला हम पढ़ लेते हैं राजेंद्र चोल के बारे में, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे इसका जो बेटा था, ठीक है, राजेंद्र चोल के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं राजा राज चोल के बारे में। तो देखो, राजा राज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड द टेरिटरी इन द साउथ बाज द हिज sheer ability, ठीक है, एंड प्रोवेस एंड मिलिट्री स्किल, मतलब सबसे पहले जो राजा राज थे, ठीक है, जो कि एक तरह से फाउंडर थे एक तरह से चोल्स के, तो उन्होंने सबसे पहले ये सब कुछ खुद एस्टेब्लिश किया था अपनी स्किल्स के जरिए। ही डिफीट द चेर्स, इन्होंने चेर को डिफीट किया था, ठीक है, त्रिभुवनपुरम में, एंड टू गेन कंट्रोल ओवर द ट्रेड विद द अरब्स, मतलब अरब लोगों के साथ में, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने ये किया था। ही आल्सो डिफीट द पांड्याज, और पांड्याज को भी इन्होंने डिफीट किया था मदुरई में, जो कि आपके तमिलनाडु में है। एंड ही हैड वन ऑफ द बेस्ट नेवीज विच हेल्प्ड हिम टू बीट इन्वेट श्रीलंका, इनके पास, ठीक है, अच्छे खासी नेवीज जो सेना थी, मतलब समुद्र में चलने वाली, उससे इन्होंने श्रीलंका तक एक तरह से डिफीट किया था, एंड एनेक्स्ड इट्स नॉर्थन पोर्ट, और उन्होंने अपने नॉर्थन पोर्ट तक भी डिफीट किया था। ही इंट्रोड्यूस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चोल्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चोल की सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा ये थी कि यहाँ की जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ग्रामीण स्तर से अगर हम बात करें तो रूलर से ही बहुत मजबूत थी, ठीक है। ही इज वेल नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल एट द तंजौर, ठीक है, तंजौर में शिवा टेम्पल है, वो इन्होंने बनवाया था, एंड कॉल्ड राजेश्वरम ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो ये इन्होंने बनवाया था, ये वाला टेम्पल उस टाइम पे। और इसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र चोल की, जो कि इनके सन थे, ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बारे में। राजेंद्र चोल एसेंट द थ्रोन ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पापा की जगह इन्होंने ही मतलब रूल किया था, एंड ही टुक द चोल्स एम्पायर टू द, ठीक है, पिनेकल ऑफ द ग्लोरी, मतलब चोल्स जो एम्परर था, डायनेसिटी थी, उसका सबसे स्वर्णिम एक तरह से अगर हम टाइम बोले तो ये राजेंद्र चोल का था, ठीक है। इन्होंने मिलिट्री पावर को और ज़्यादा बढ़ाया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी ज़्यादा बढ़ाया, एंड ही कॉन्कर्ड अदर पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, फिर उन्होंने श्रीलंका के अदर पार्ट्स तक अपना एक तरह से एम्परर मतलब साम्राज्य बढ़ाया, एंड सेंट नेवल फीट ऑफ एन एक्स पार्ट ऑफ द सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा द्वीप पता है ना तुम्हें, श्रीलंका की तरफ है सुमात्रा द्वीप है एक, माल्या, ठीक है, एंड अंडमान निकोबार, देखो
यानी कि इनकी जो नेवी सैनिक थे इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक मतलब अपने आर्मी को पहुँचाया था। ठीक है। हिज आर्म्ड मार्च्ड टिल द रिवर गंगा एंड डोमिनिस ऑफ द पाल किंग महिपाल। ठीक है। सेलिब्रेटेड द विक्ट्री हिज बोट द वाटर ऑफ द रिवर गंगा टू हिज किंगडम, मतलब गंगा नदी का पानी ये अपने किंगडम में लेके आए थे। एंड फाउंडेड ए न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगईकोंड पुरम। ठीक है। गंगा को जब ये अपने मतलब गंगा के पानी को अपने किंगडम में लाए थे तब इन्हें एक नई किंगडम इन्होंने बनाई थी। ही वॉज ए गिवन द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा। द चोल्स पावर बिगन टू बी डिक्लीन बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। ठीक है। मतलब 13th सेंचुरी के एंड्स में चोल्स एक तरह से डिक्लीन हो गई थी। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया के इतिहास में कहा जाए तो चोल्स थे। अब हम बात कर लेते हैं चोल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसा था। ठीक है। गंगई कोंडचमपुरम जो टेम्पल था वो ये था जो कि इन्होंने बनवाया था। ठीक है। राजेंद्र चोल ने। ठीक है। जब ये गंगा नदी के पानी को अपने मतलब किंगडम में लेके आए थे। ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आगे देखो चोल एडमिनिस्ट्रेटिव Chol's emperor was divided into units like province called मंडलम्स। ठीक है। चोल्स में प्रोविंस को डिवाइड किया गया था मंडलम में, विच वर फर्दर डिवाइड इनटू ठीक है ब्लेंडस एंड नाडूस। ठीक है। नाडूस बोलते हैं उसको नाडू, विच आर एक्चुअली विलेज। मतलब नाडू जो है चोल्स में विलेज को नाडू कहते थे। ठीक है। और द किंग वाज हेड ऑफ द चोल्स किंगडम, मतलब जो राजा थे वो चोल्स किंगडम के हेड थे। एंड ही हैड ए मिनिस्टर काउंसिल, इन्होंने एक मिनिस्टर काउंसिल बना रखी थी और ऑर्गेनाइज कर रखी थी अपने स्टाफ के लिए। एंड चोल्स आल्सो भी कंस्ट्रक्टेड ए गुड नेटवर्क ऑफ द रोड्स, मतलब चोल्स जो एम्परर थे राजा थे उन्होंने रोड्स का अच्छा नेटवर्क एक तरह से तैयार किया था ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, कॉमर्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। और अगर हम यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात करें ठीक है तो देखो एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द चोल्स एडमिनिस्ट्रेशन बाज इट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामीण व्यवस्था। ठीक है। ग्रामीण जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है। रूरल तो ए विलेज बाज प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी, मतलब यहाँ पर विलेज को प्राइमरी यूनिट कहा जाता था सोसाइटी का। एंड द यूनिक फीचर ऑफ द ठीक है autonomous self-sufficient village was carried out by the village assembly। ठीक है। मतलब पीछे विलेज असेंबली भी इन्होंने बनाई थी जो कि विलेज से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर कर सके। ठीक है। लाइक उर और सभा। ठीक है। यानी कि जो गांव की असेंबली होती थी उसको उर कहा जाता था या फिर उसको सभा कह सकते थे। ठीक है। एंड नगरम उर वाज द जनरल असेंबली, उर जो होती थी वो जनरल असेंबली होती थी। ठीक है। जिसको कि विलेजर्स मतलब गांव के लोग ही हेल्ड करते थे। द सभा बाज ठीक है तो वो उर होती थी जो कि जनरल असेंबली होती थी और सभा बाज एक गैदरिंग ऑफ द ऑल मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज, मतलब गांव के जितने भी लोग थे वो मतलब क्या बोलते हैं मेल एडल्ट्स उनको उनकी एक सभा होती थी। इट वाज एन एक्सक्लूसिव एक मिनट इट वाज एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली होती थी एक तरह से सभा। द नगरम वाज एन असेंबली ऑफ द मर्चेंट। ठीक है। नगरम जो होती थी एक असेंबली होती थी मर्चेंट्स की, व्यापारियों की, हु परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, जो कि टाउन्स में एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को तैयार करते थे, उसको नगरम कहते थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो इंडिया के मैप में, तो ये जो पार्ट था ये पूरा रेड रेड कलर का ये आपका चोल का पार्ट था। ठीक है। जिन्होंने आपके एक तरह से श्रीलंका तक के पार्ट को एक तरह से कवर किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर इरिगेशन की। ठीक है। और के बारे में हमने पढ़ लिया, सभा क्या होती है, नगरम क्या होता है। नगरम जो होता है वो नगर की असेंबली होती है
और जो होती है जनरल असेंबली होती है, और सभा जो होती है वो गांव के जो भी नवयुवक थे, एडल्ट थे, उनकी सभा होती है। इरिगेशन के बारे में बात करें तो एन एक्सटेंसिव एंड वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम था यहाँ का, ठीक है। वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोल रूलर्स। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर ऑफ द कावेरी, कावेरी नदी का जो पानी था उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया था यहाँ पर, और बड़े बड़े टैंक्स थे उनमें यहाँ पर के इस नदी के पानी को सप्लाई किया गया था। डैम्स भी बनाए गए थे कावेरी नदी पे। चोल्स स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कैनाल्स, ठीक है, टैंक्स, वेल्स, डैम्स, मतलब चोल थे। राजेंद्र चोल था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, कुछ आर्टिफिशियली लेक्स भी बनवाई थी, ठीक है, नियर गंगईकोंड चोलपुरम के पास में, ठीक है। तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे इंडिया में एक तरह से चोल डायनेसिटी को ही जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम करवाया था। आई एम आल्सो इम्प्रेस्ड। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू के बारे में, ठीक है। तो देखो, लैंड्स रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो भी लैंड से टैक्स वगैरह आते थे वो यहाँ की आर्थिक रेवेन्यू का सोर्स होता था। इट वाज कलेक्टेड बाय द विलेज असेंबली, जो कि विलेज असेंबली के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। फिर अदर टैक्सेज इंक्लूडिंग जैसे प्रोफेशनल टैक्स होता था, ठीक है, एंड जो आपके ट्रेडिंग का टैक्स होता था, मतलब जो भी व्यापार करते थे व्यापारी, उन पर भी टैक्स जो लागू होता था वो है, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेड है, माइंस है, इरिगेशन है, सॉल्ट है, इन सब पे जो टैक्स आता था, ठीक है, वो चार्ज किया जाता था। एंड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी माल प्रोड्यूस है उसका 1/3 पार्ट, ठीक है, लैंड रेवेन्यू के तौर पे। तो ये जो टैक्सेस है वर यूज टू मेंटेन द आर्मी, इस टैक्स से आर्मी को मेंटेन किया जाता था। एंड जो भी सेफ्टी अफेयर्स होते थे आर्मी के, ठीक है, जो भी उन चीज़ों के लिए। आर्मी और नेवी की बात करें तो नेवी के लिए तो चोल्स को जाना जाता है, ठीक है। द आर्मी एंड द नेवी वर बी मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द चोल्स किंगडम, ठीक है। चोल्स किंगडम के पास यही सबसे मतलब एक तरह से पावरफुल पार्ट था। द आर्मी कंसिस्ट ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है, आर्मी में एलिफेंट्स थे, ठीक है, एंड कैवलरी, इन्फेंट्री एंड चोल्स नेवल फोर्सेज थी चोल्स के पास, मतलब समुद्र वाली फोर्स जो कि पानी में वर्क करती है। एंड कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालाबार, ठीक है, कोस्ट, मतलब मंडल और मालाबार कोस्ट को इन्होंने कवर किया था, अंडमान निकोबार तक भी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल तक के पार्ट को इन्होंने कवर किया था, ठीक है। किसके दम पे किया था? नेवी के दम पे। आगे हम बात करते हैं चोल्स टेम्पल्स के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। ये नटराज का जो आपका सिंबल है, ठीक है, ये हमारे चोल्स पीरियड की ही देन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, द टेम्पल अंडर चोल्स वर बी चीफ सोर्स ऑफ द रिक्रिएशन एंड द अदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। रिक्रिएशन के लिए टेम्पल्स वगैरह ये सोर्सेज थे। टेम्पल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनमें, ठीक है, एक तरह से कॉन्ग्लोमेरेशन किया गया था, ठीक है, मतलब जितने भी कल्चर्स हैं इंडिया के उन सभी का एक तरह से मिश्रित रूप है आपका जो ट्रेडिशन, ठीक है, इस चोल्स का ट्रेडिशन। द विलेज असेंबलीज कंडक्ट देयर मीटिंग हेयर। द टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोड बाय द, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल, यानी कि आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो द्रविड़ स्टाइल का था। एंड अटेनिंग न्यू हाइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स द चीफ फीचर्स ऑफ द चोल टेम्पल इज विमान, ठीक है। यहाँ का जो चीफ मतलब एक तरह से मेन फीचर था यहाँ के मंदिरों का वो था विमान और शिखर, ठीक है, विच बाज लेटर, ठीक है, इक्लिप्स्ड और ऑर्नामेंटल गोपुरम्स और गेटवे। बाद में ये कम हो गया था और गोपुरम बनाने लग गए थे, बट विमान और शिखर शिखर बनता था। द मेटल एंड स्टोन इमेज, ठीक है, कर्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एक्सचेस्ट, मतलब मेटल्स की चीज़ें भी इस पीरियड के दौरान यूज की गई थी। द मोस्ट फेमस आर द, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ एंड ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल। जो राजेश्वर टेम्पल था उसका एक तरह से प्रदक्षिणा जो पथ था वो भी इम्पोर्टेंट था। द फेमस नटराज की जो आपकी ये मूर्ति है, ठीक है, डांसिंग शिवा वाली, तो ये ग्रेट टेम्पल ऑफ द, ठीक है, चिदम्बरम इज फेमस। द चोल्स आल्सो पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग। तो मैनी रिलीजियस
Cults and sects also came to be prominent during this period, like the Bhakti, devotion, God, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय थे जो कि 12th सेंचुरी में आए, वो भी इस रीजन से रिलेटेड है। चलो आगे हम बात करते हैं एग्रियन एक्सपेंशन इन द तमिलनाडु। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो चोल्स पीरियड था यहाँ का, एंड देयर वाज ए राइज इन द इकोनॉमी, क्योंकि चोल्स पीरियड के दौरान ही यहाँ की इकोनॉमी स्टेटस भी राइज हुआ था, एंड द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटीज प्रमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड्स एंड कॉमर्स, इन चीज़ों को वो प्रमोट करने लग गई थी। एंड देयर वाज ए प्रोविनेंस ऑफ द लैंड सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द लैंड, इनका भी यहाँ पर सर्वे किया जाता था, और यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम जो था इन्हीं से बढ़ता था। The counseling of the divide into the number of the small committee and each committee looked after the experts of the village, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कमेटी बनाई गई थी जो कि एक तरह से रूरल पार्ट को भी देखती थी। फॉर एग्जांपल देयर वाज ए टैंक कमेटी, यहाँ पर एक टैंक कमेटी थी, विच लुकड, जो कि लुक मतलब देखती थी इरिगेशन को, ठीक है। टैंक कमेटी इरिगेशन को देखती थी कि किस जगह पर पानी पहुंच रहा है, किस जगह पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर बी यूज टू बी इरिगेशन सच एज वाटर टैंक कैनल, ठीक है। तो इरिगेशन के लिए भी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वही कुएं पर डिपेंड है या फिर कैनल पर डिपेंड है या फिर जो भी है, यहाँ पर हर तरह की वैरायटी अवेलेबल थी। ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू वाज कीप्ड फॉर द रॉयल यूज, और कुछ पार्ट जो था रेवेन्यू का वो रॉयल मतलब एक तरह से राजकीय काम में यूज किया जाता था, एंड द रेस्ट वाज स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और बाकी का जो पार्ट था मतलब कुछ पार्ट ही राजा अपने लिए यूज करता था, बाकी पूरा जो रेवेन्यू का पार्ट है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए, वेलफेयर के लिए यूज करता था। चोल्ड सोसाइटी एंड ब्राह्मण्स एंड द मर्चेंट क्लास जो थी वर द मोस्ट एक्सपेक्टेड, यहाँ पर मतलब इनको लोगों को ज़्यादा इज्जत मिलती थी। एंड द किंग गिव्स ग्रांट्स ऑफ लैंड्स समटाइम्स इवन होल विलेज टू द ब्राह्मण, दीज वर नोन एज, ठीक है, ब्राह्मदेय विलेज, यानी ब्राह्मण्स को मतलब जो राजा थे वो कुछ गांवों को दिया करते थे ताकि वो उनकी देखरेख कर सके। द लैंड ग्रांट्स वर आल्सो मेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैन इंस्टीट्यूशन के लिए भी लैंड ग्रांट किए जाते थे राजा के द्वारा। सच डोनेशंस वर कॉल्ड, ठीक है, पलिचंडम, एंड एज पर द रॉयल कैरेक्टर, ठीक है, इंस्क्रिप्ड स्टोन, मतलब जो भी ये राजा के कार्य थे वो एक तरह से इनका इंस्क्रिप्शन किया जाता था, मतलब ये लिखे जाते थे स्टोन और बॉल्स पे, ठीक है, जैसे टेम्पल्स की दीवारों पे वगैरह पे, ठीक है। देयर वर द 4 टाइप ऑफ द विलेज, यहाँ पर 4 तरह के विलेज होते थे नेमली। एक तो है बेलन पागई, ठीक है, दूसरा है ब्रह्मदेव, तीसरा है देवादेवनम, चौथा है नागरम, ठीक है। द सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी अंडर द चोल्स आर डोमिनेटेड बाय द नाडूज, मतलब ठीक है गांवों की जो सोसाइटी थी उसको नाडू कहते हैं, शहरों की को नगरम कहते हैं। एंड द देवानंद विलेज आर द लैंड वाज देवादनम वेस्टेड इन द अंडर द कस्टडी ऑफ द टेम्पल्स, ठीक है, इनके पास टेम्पल्स की कस्टडी होती थी, और द टेम्पल एंड इट्स फंक्शंस कुड नॉट, ठीक है, एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड टेम्पल्स लैंड्स वर गिवन टू लीज टू बी फ्यू वेल्थी इंडिविजुअल, मतलब किसी को भी लीज पर दे दिया जाता था टेम्पल। हु डिड नॉट डायरेक्टली कल्टिवेटेड, और जो है वो डायरेक्टली कल्टिवेटेड नहीं करता था, बट असेंड देम टू बी कल्टिवेटर्स, वो कल्टिवेटर्स मतलब लोगों के द्वारा ही कल्टिवेट करवाता था जो भी हमारा क्रॉप्स का पार्ट होता था। 10 देवादनम विलेज ए मल्टी टायर एग्रियन सेटअप था, ठीक है, और यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होते थे, ठीक है, उनको टीनेट या फिर कल्टिवेटर कहते थे। हैंस वी कंक्लूड दैट एग्रीकल्चर बट नॉट ए मेरे मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं था, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था, ठीक है, और हर एक तरह से हर चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक तरह से रूल अपने रूल्स में कंप्लीट करते थे। तो ये था हमारा कुछ किंग्स और उनकी किंगडम्स के बारे में, जिसमें हमने 750 से लेके हमने पाल जो डायनेस्टी है वहाँ से स्टार्ट किया था, उसमें हमने
बाकी के राजपूत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राजपूत काफ़ी टाइप्स के हुए थे। और उसके बाद में हमने चोल्स के बारे में पढ़ा था, पाल्स के बारे में पढ़ा था और चालुक्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। एंड इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और बाकी के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।